टीन फिज़िक्स ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड कहते हैं। लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा। आज हम इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करें। सबसे पहली जो यहाँ पे टर्म है डिफॉर्मेशन इन सॉलिड। डिफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि किसी सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करता है। जब कभी किसी सॉलिड के अंदर लेंथ में चेंज आता है, वॉल्यूम में या उसकी शेप में चेंज आता है, तो इसको डिफॉर्मेशन इन सॉलिड कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस का नाम है। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन ऑफ अ लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ अ सॉलिड इज़ कॉल्ड डिफॉर्मेशन। जब कभी किसी हमारे पास मटेरियल या सॉलिड के अंदर लेंथ में चेंज आता है, वॉल्यूम में चेंज आता है या उसकी शेप में चेंज आता है, तो इसको हम डिफॉर्मेशन इन सॉलिड का नाम देते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, हमारे पास दो एग्जांपल है। सबसे पहली एग्जांपल है सॉफ्ट रबड़ बाल है। एक हमारे पास जो है वो रबड़ की बाल है, उसको फिगर में दिखाया गया है। अगर इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो इसकी लेंथ, इसका वॉल्यूम और इसकी शेप चेंज हो के तो कुछ इस तरह से आ रही है। ये सारी हम इसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करें। लेकिन अगर हम इसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्सेस को रिमूव करते हैं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा जो है वो ये चला जाता है। तो ये इसकी लेंथ में चेंज आया, इसके वॉल्यूम में और इसकी शेप में चेंज आया, तो इसको हम डिफॉर्मेशन बोलेंगे। तो ये डिफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ किस वजह से पॉसिबल हुआ है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने से ये पॉसिबल हुआ है। अगर हम इसकी नेक्स्ट दूसरी एग्जाम्पल की बात करें तो रबर स्ट्रिंग है। ये हमारे पास एक रबर स्ट्रिंग है, इसकी ये ओरिजिनल लेंथ है। लेकिन अगर हम इसकी दोनों साइडों के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो इसकी लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। तो ये भी जो है वो डिफॉर्मेशन इन अ सॉलिड को कंसीडर करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डिफॉर्मेशन सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। चाहे तो हम उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं या उसको हम स्ट्रेचिंग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उसकी लेंथ में, वॉल्यूम में या उसकी शेप में जो चेंज आता है, इसको डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन हमारा यही निकलता है कि फोर्स अप्लाई करने से बॉडीज़ के अंदर डिफॉर्मेशन आती है, चाहे वो सॉलिड है या चाहे किसी किस्म का भी कोई और मटीरियल है। तो इसके बाद हम इसी चीज़ को देखते हुए हम यहाँ पे डिफॉर्मेशन क्रिस्टल एंड सॉलिड भी स्टडी कर सकते हैं। क्रिस्टल एंड सॉलिड के बारे में हमने पढ़ा कि ये ऐसे मटेरियल होते हैं, ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर एटम बहुत रेगुलर मैनर के साथ और इन ऑर्डर अरेंज हुए होते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एक टर्म देखें तो यहाँ पे आप देखें, जब हमने हमारे पास ये एक बाल थी, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो इसका चेंज आया, डिफॉर्मेशन आया। लेकिन फोर्स अगर हम हटा दें फिर वो पहली वाली पोजीशन पे आ जाता है। रबड़ बाल के ऊपर भी, रबड़ स्ट्रिंग के ऊपर भी ऐसे ही है कि हम इसको अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, इसकी लेंथ में इजाफा होगा, लेकिन जैसे ही इसकी फोर्स रिमूव कर देंगे तो इसकी लेंथ वही वाली आ जाएगी। तो ऐसे मटेरियल जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करके तो उसमें डिफॉर्मेशन लेके आते हैं, लेकिन अगर फोर्स को रिमूव कर दें तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन, लेंथ, शेप, वॉल्यूम सारा उसका वही वाला आ जाता है। तो उसको हम बोलते हैं, उनके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है। तो इलास्टिसिटी जो है नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो इसको हम जो है इलास्टिसिटी कहते हैं। अब हम यहाँ पे क्रिस्टल एंड सॉलिड के अंदर देखने जा रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें किस तरह से डिफॉर्मेशन आती है। ये हमारे पास एक क्रिस्टल एंड सॉलिड का यूनिट सेल है। इसके फिगर ए में, फिगर बी में देखें तो इसके ऊपर अगर हम स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ में इस तरह से फोर्स की डायरेक्शन में इसकी लेंथ में जो है वो इजाफा होगा। ये मालिक्यूल बिल्कुल यहाँ पे लाइका स्फेरिकल है, लेकिन फोर्स अप्लाई करने से ये थोड़े से स्ट्रेच हो जाएंगे, इसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं तो इन दैट केस ये मालिक्यूल एक दूसरे के ऊपर जो है वो कंप्रेस हो जाएंगे, तो इसकी लेंथ में जो है या शेप में इस तरह से चेंज आएगा। लेकिन अगर हम ये फोर्सेस को रिमूव कर दें तो जैसे इसकी पहली ये फिगर में डायग्राम में इसकी शेप है, वैसे ही इसकी शेप, लेंथ और वॉल्यूम इसका बिल्कुल वैसे आ जाएगा। तो इसको हम जो है इलास्टिसिटी या एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल भी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट एक टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, स्ट्रेस क्या होता है। जैसे हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स की अप्लाई करने से उसके अंदर जो चेंज आता है उसको हम जो है स्ट्रेस का नाम देते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन हमने जनरली इसकी डेफिनेशन है कि फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस का नाम देते हैं, और यही डेफिनेशन प्रेशर की भी है। प्रेशर और स्ट्रेस सेम टर्म्स हैं कि जिसको फोर्स पर यूनिट एरिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सॉलिड के अंदर अगर हम स्ट्रेस की डेफिनेशन करें तो वो इस तरह से कर सकते हैं, it is defined as the force applied on unit area to produce any change in the shape, volume or length
ऑफ अ बॉडी। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी पर यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो दैन उसकी शेप, वॉल्यूम, लेंथ के अंदर जो चेंज आता है इसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। अगर इसके फार्मूला को हम देखें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट ही इसका फार्मूला है। स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, फोर्स को एफ से और एरिया को ए से डिनोट करते हैं, ये इसका फार्मूला है। अगर हम यहाँ पे इसके यूनिट की बात करें तो इसके यूनिट जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया से हमारे पास जो है इसके यूनिट आएंगे न्यूटन पर मीटर हैं, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर का स्क्वायर आता है, गलती से लिखा गया है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसके ये यूनिट है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो दूसरा नाम है इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं, जिसको पी ए से जो है वो हम इसको डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ पे इस स्ट्रेस की टाइप्स की बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहले टेंजाइल स्ट्रेस है, जिसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस का भी नाम देते हैं। टेंजाइल स्ट्रेस हमारे पास है एक ऐसी स्ट्रेस होती है जिसमें हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो उसकी लेंथ में जो चेंज आता है इसको टेंजाइल स्ट्रेस का नाम देते हैं। उसके बाद अगर हम किसी बॉडी की फोर्स अप्लाई करने से किसी बॉडी की वॉल्यूम में जो चेंज आता है इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का नाम देते हैं, या इसको कंप्रेशनल स्ट्रेस भी देते हैं का नाम देते हैं। अब यहाँ पे इसको कंफ्यूज नहीं करना है, इसको टेंजाइल स्ट्रेस को कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोलते हैं और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को कंप्रेशनल स्ट्रेस भी इसका जो है वो नाम है। अगर किसी बॉडी की लेंथ में चेंज आए तो टेंजाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम में चेंज आए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और अगर किसी बॉडी की फोर्स अप्लाई करने से शेप में चेंज आता है तो इसको शेयर स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से आबाद बच्चे इसके साथ कन्फ्यूजन हो जाते हैं इनके फार्मूलों को लेके, लेकिन इन तीनों को चाहे उसकी लेंथ में चेंज आए, वॉल्यूम में या उसकी शेप में चेंज आए, हमारे पास जो स्ट्रेस का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया ही इसका फार्मूला है, और इसके यूनिट न्यूटन पर मीटर के एरिया, इसके यूनिट पास्कल ही रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, अगर किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की जाती है तो स्ट्रेस की अप्लाई करने से उसकी जो परमानेंटली जो उसकी बॉडी की शेप में जो चेंज आ जाता है, उसकी लेंथ में परमानेंटली चेंज आ जाता है, या उसका वॉल्यूम में परमानेंटली चेंज आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि उस बॉडी में जो डिफॉर्मेशन क्रिएट हुई है उसको हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। जो परमानेंटली डिफॉर्मेशन उसमें क्रिएट हो जाती है उसको स्ट्रेन का नाम देते हैं। इसको प्रीसाइजली भी अगर मैं इसको देखा जाए तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में डिफरेंस ही यही है कि स्ट्रेस जो है किसी बॉडी की शेप, लेंथ और वॉल्यूम में चेंज आता है, लेकिन स्ट्रेन क्या है कि उसमें परमानेंटली जो चेंज आ जाता है उसको हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। इट इज़ ए मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट। जब किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो परमानेंटली चेंज आ जाता है उस चेंज को मेजर करने को हम जो है वो स्ट्रेन का नाम देते हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ अ डिफॉर्मेशन, जो किसी बॉडी के ऊपर परमानेंटली जो चेंज आ जाता है उसको डिफॉर्मेशन कहते हैं, और डिफॉर्मेशन की मेजरमेंट को हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। इसका दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेन। अगर किसी बॉडी के ऊपर फ्रैक्शनल जो चेंज आता है, अभी आपको पता चल जाएगा कि फ्रैक्शनल का वर्ड हमने क्यों चेंज किया है, कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम या शेप आता है तो इसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। आगे स्ट्रेस की भी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले टेंजाइल स्ट्रेन है, स्ट्रेन हम पढ़े हैं तो उसकी स्ट्रेन की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले टेंजाइल स्ट्रेन क्या होती है, अगर किसी बॉडी के ऊपर टेंजाइल स्ट्रेस अप्लाई करने से जो उसके अंदर चेंज आता है उसको हम टेंजाइल स्ट्रेन का नाम देते हैं। इसका जो फार्मूला है, टेंजाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अगर किसी बॉडी की जो लेंथ में चेंज आता है टेंजाइल स्ट्रेस अप्लाई करने से, जो उसमें लेंथ में चेंज आता है और इसको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करें तो हमारे पास टेंजाइल स्ट्रेन आता है, जिसका फार्मूला हमारे पास डेल्टा एल ओवर एल है। डेल्टा एल हमारे पास चेंज ऑफ लेंथ है और एल हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है। तो आप यहाँ पे देखें ये एक रेशो आ रही है, इस वजह से इसको हम फ्रैक्शनल चेंज का नाम देते हैं। इसका आंसर फ्रैक्शन में आएगा क्योंकि ओरिजिनल लेंथ तो इसकी ज़्यादा होगी और डेल्टा एल जो है इसके चेंज आएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू कम नीचे वाली ज़्यादा हो तो हमारे पास फ्रैक्शन में जो है उसका आंसर आता है, पॉइंट में इसका आंसर आएगा। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, अगर किसी बॉडी के ऊपर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसकी जो वॉल्यूम में चेंज आएगा उसको ऊपर हम लें और उसका ओरिजिनल वॉल्यूम को नीचे लें तो हमारे पास इसकी रेशो को हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का नाम देते हैं, जो इसका फार्मूला डेल्टा वी ओवर वी आता है। डेल्टा वी इज़ द चेंज ऑफ वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी 2 टाइप्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टेंजाइल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो यहाँ पे सेम क्वांटिटी की रेशो है। सेम क्वांटिटी की रेशो जब आती है तो नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। जब कभी किसी क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होता तब उसकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो स्ट्रेन हमारे पास एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे शेयर स्ट्रेन की बात करें तो शेयर स्ट्रेन एक ऐसा हमारे पास चेंज आएगा जिस चेंज को हम मेजर करें, उसकी शेप में जो चेंज आता है उसको हम मेजर करें तो हमारे पास ये शेयर स्ट्रेन आता है। इसको
एक डायग्राम की हेल्प से हम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक क्यूबिकल शेप में एक बॉक्स है। इस बॉक्स में देखें तो इसकी आमने सामने की सारी साइडें जो हैं वो, क्यूबिकल का नाम मतलब ही ये होता है कि उसकी सारी साइडें जो हैं वो एक जैसी हैं। तो हमारे पास अगर हम इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएं, नीचे से हम इस साइड पे फोर्स लगाएं और ऊपर से इस साइड पे फोर्स लगाएं, तो इसकी ना तो लेंथ में चेंज आएगा और ना ही इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, बल्कि इसकी शेप में जो चेंज आएगा, शेप में चेंज को मैयर करने को हम जो है वो shear स्ट्रेन का नाम देते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे आने वाला, अगर हम यहाँ पे स्टडी करें तो इस साइड पे आने वाला ये जो सारी इसकी साइड है, इस साइड के अंदर ये जो सारा हमारे पास है, इसका एरिया ए है। और इसको जो हमने फोर्स अप्लाई की तो इसका ये वाला जो ए एरिया है, ये जो इसका फेज़ है, ये आगे कितना मूव किया, ये डेल्टा ए जो है वो आगे मूव करके चला गया। तो इसकी जो हमारे पास चेंज ऑफ डेल्टा ए डिवाइडेड बाय जो इसका इस फेज़ की जो लेंथ है ए, इसकी अगर हम रेशो लेते हैं तो ये हमारे पास जो है वो shear स्ट्रेन का इक्वल है। shear स्ट्रेन को गैमा से डिनोट करते हैं और ये डेल्टा ए ओवर ए के इक्वल आता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। ये आप देखें, ये एक डॉटेड लाइन है और ये हमारे पास डेल्टा ए और ये हमारे पास है, और ये डेल्टा थीटा है। जितना ये फेज़ आगे मूव करके गया उतनी एंगल को हम यहाँ पे थीटा का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि ए वाली साइड यहाँ पे बेस है और ये परपेंडिकुलर है डेल्टा ए। अगर हम यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करते हैं, tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पे देखें डेल्टा ए जो है वो इसका परपेंडिकुलर है और ए बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है tan थीटा के इक्वल है, तो हम इसको tan थीटा का भी नाम दे सकते हैं, गैमा इज इक्वल टू tan थीटा। और अगर हम देखें कि इसके ऊपर हम नॉर्मल फोर्स अप्लाई करें तो इसकी शेप में बहुत ज़्यादा चेंज ना आए, तो दैन हमारे पास ये एंगल थीटा जो है वेरी स्मॉल होता है। और अगर हमने पढ़ा हुआ मैथ के अंदर कि एंगल थीटा वेरी स्मॉल हो, दैन tan थीटा इज इक्वल टू थीटा के इक्वल है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गैमा इज इक्वल टू थीटा के इक्वल है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में या गूगल क्लास में कहीं पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी अल्लाह हाफिज़।